आइए सबसे पहले बात करेंगे केरल के कोझिकोड तैयारे हादसे की। वजीर शहरी हवाबाजी ने कोझिकोड पहुंचकर जाए हादसे का जायजा लिया। उन्होंने हादसे पर दुख का इजहार किया। हरदीप सिंह पुरी ने पायलट्स की सूझबूझ की सताइश की। वजीर शहरी हवाबाजी ने महलुकीन के लवाहकीन के लिए 10-10 लाख, संगीन तौर पर जख्मी होने वालों को 2-2 लाख, जबकि मामूली तौर पर जख्मी होने वालों को 50-50 हजार रुपए माली मदद करने का ऐलान किया है। कोझिकोड तैयारे हादसे पर वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप पुरी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। That unlike the tragic occurrence accident which took place 10 years ago at Mangaluru airport where the aircraft caught fire, here I think preventive action taken has minimized the loss of lives. As I said last night when we were coming to grips with the situation, that even one life lost is one life too many. And therefore, our hearts go out, our deepest condolences to the members of the families, those who have suffered bereavement. You will agree with me, at a time like this, words have very little meaning, but it is necessary, and I'm reassured that is happening, that all parts of the system, the concerned civil aviation professionals, Air India, Air Indian Express, the Airports Authority, people, DGCA, the AAIB, the Aircraft Accident Investigation Bureau, and all the other agencies are cooperating. The 2 black boxes have been found, and our passengers who have suffered injuries are receiving medical treatment in the government and the private hospitals. But as I said, our hearts reach out. We are doing whatever we can, but as a small token, as a small gesture of our desire to do something for those who have lost their lives and have suffered injuries, by way of interim relief, and I underline the way, by way of interim relief, I want to inform you that we will be making an interim relief payment of rupees 10 lakhs for each of the deceased, for rupees 2 lakhs for those who are seriously injured, and 50,000 of those for those who may have suffered minor injuries. This is over and above all the other compensations, etc., which might be forthcoming. उधर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और वजीर आला पिनराई विजयन ने कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की अयादत की। केरल हुकूमत ने महलुकीन के अहले खाना के लिए 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। कोझिकोड हादसे में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। उनमें 22 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मामूली तौर पर जख्मी होने वालों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए छोड़ दिया गया है। मुल्क में कोरोना के 61,537 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 20,28,612 हो गई है। उनमें 6,19,088 एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक 14,27,006 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 933 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 45,518 अफराद कोरोना से जाबहक हो चुके हैं। जहां तक कोरोना जांच का ताल्लुक है तो मुल्क भर में अब तक 2,33,87,171 टेस्ट किए जा चुके हैं। कुल 5,98,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल के टेस्ट किए गए हैं।
इलाहाबाद के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल एक से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कोविड-19 के मरीजों के लिए मखसूस किए गए जिले के सबसे बड़े सीरप रानी नेहरू अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज की सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से पिटाई करने और उसको लाल लात जूतों से मारते हुए देखा जा सकता है। बुजुर्ग मरीज की दर्दनाक चीखें अस्पताल के गलियारों में सुनी जा सकती हैं। बुजुर्ग मरीज को अपने तशद्दुद का निशाना बनाने वाले सिक्योरिटी गार्ड की पहचान संजय मिश्रा के तौर पर की गई है। ये वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में स्वरूप रानी अस्पताल में तैनात गार्ड संजय मिश्रा ने बुजुर्ग मरीज को अपने ठोकरों से बुरी तरह मारते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इंतजामिया हरकत में आई है। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड संजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी गार्ड के तशद्दुद का शिकार होने वाले बुजुर्ग मरीज को अस्पताल में दाखिल किया गया है। बुजुर्ग खातून के शिनाख्त नहीं जाहिर की गई है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि एसआरएन ट्रॉमा सेंटर में तैनात एक प्राइवेट सुरक्षा कर्मी द्वारा एक बुजुर्ग विक्षिप्त महिला को मारते पीटते हुए दिखाया गया। उक्त वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उस पीड़ित बुजुर्ग महिला को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। अनलॉक 2 के बाद से ही लॉकडाउन में रियायत के साथ ही यूपी में हफ्ते के आखिरी 2 दिनों के लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जा रहा है, लेकिन हफ्ते में इन 2 दिनों के लॉकडाउन का खास असर नहीं नजर आ रहा है। खास तौर पर मेरठ जैसे शहरों में जहां कोरोना इन्फेक्शन के मामले इन दिनों भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि इन 2 दिनों के लॉकडाउन का कोई मुस्बत असर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो रहा है। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में 55 घंटे के लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जा रहा है, लेकिन अब पब्लिक को ये लगता है कि इस 2 दिन का जो लॉकडाउन है हफ्ते में ये जो है इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2 दिनों में बाज़ार बंद रहते हैं, पब्लिक कम निकलती है सड़कों पे, लेकिन जब सोमवार को, पीर को और जब हफ्ता ख़त्म होने को, वीकेंड पे, जुमे को जो पब्लिक है वो इतनी ज़्यादा सड़कों पे होती है और हफ्ते के 5 दिनों में इतनी ज़्यादा पब्लिक सड़कों पे होती है कि उसकी वजह से उस लॉकडाउन का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब पीर को बाज़ार खुलते हैं तो बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है और जो एक मकसद है कि 2 दिन का लॉकडाउन लगा के सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराया जाए, वो मकसद ख़त्म हो जाता है। तो लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर मामले निकल रहे हैं, मेरठ की हम बात करें तो 2400 जो है मामले यहाँ पर अब तक इन्फेक्शन के, कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के आ चुके हैं और तकरीबन 100 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इसकी वजह से। लेकिन जिस तरह से हालात हैं, इन्फेक्शन का ख़तरा तो बरकरार है और उसको देखते हुए ही इस तरह की जो है वो कोशिशें अमल में लाई जा रही हैं कि 2 दिन का लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर किया जा रहा है। जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, गाड़ियाँ जो बाहर आ रही हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है। जो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियों का चालान भी किया जा रहा है, उनका चालान पुलिस काट रही है। तो इस तरह से लॉकडाउन की जो शराइत है उन पे तो उनको फॉलो कराने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन 2 दिनों के लॉकडाउन से किसी तरह का फ़ायदा जो है वो हो रहा है, या फिर ये 55 घंटे का लॉकडाउन जो है लोगों के लिए अब तकलीफ़ का बायस बनता जा रहा है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2912 मरीज मिले हैं और 52 अफराद की मौत हुई है। रियासत में कोरोना पॉजिटिव अफराद की तादाद 89,666 हो चुकी है। महकमा सेहत ने कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। वहीं मगरबी बंगाल में आज मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान पुलिस तैनात है। आज के अलावा 20, 21, 27, 28 और 31 को मगरबी बंगाल में लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 187 पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 2 की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 111 जवानों की मौत हो चुकी है। रियासत में अब तक 10,000 से 14 पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि उनमें से 8,604 सेहतयाब भी हुए हैं।
कोरोना वायरस का कहर इन दिनों यूपी में भी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के पेश नजर यूपी हुकूमत ने 31 अगस्त तक पूरी रियासत में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया है। कल रात से शुरू हुए लॉकडाउन के दौरान दुकानें दफातर बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी अशिया की ही इजाजत होगी। यूपी के कानपुर शहर में कोरोना से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। कानपुर में अब तक कोरोना से 256 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में 7,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हो चुके हैं। योगी हुकूमत ने डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम कानपुर भेजने का फैसला किया है। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। बेकाबू हुए कोरोना ने कानपुर में मौतों का रिकॉर्ड बना दिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें हुई तो वहीं उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मामलों में कानपुर दूसरे स्थान पर है। कानपुर में अब तक 256 मौतें हो चुकी हैं और 7,000 से ज़्यादा मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। इस नज़रिए से योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि लखनऊ से कानपुर के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी जाएंगी, जिसमें डॉक्टर होंगे और वो निगरानी करेंगे कि किस तरह से इस पर काबू पाया जाए। इसके लिए लेवल 3 बेडों को बढ़ाया जाएगा और इसकी समीक्षा की जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अब खबरें कुछ और। कोरोना वबा के दौर में भी हार्पिक न्यूज़ 18 पानी के तहफ़्फ़ुज़ के तज़किरे को जारी व सारी रखे हुए है। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हम आपको निम्बल विजन कंपनी के मुतालिक बताने जा रहे हैं। ये कंपनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रही है। कंपनी ताबनाक मुस्तकबिल के लिए कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। भारत में लोग पानी की बचत को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी खपत को लेकर कोई समाधान ही नहीं है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डेटा तैयार करना शुरू किया। कैसे ये खपत आपके घर की हर गतिविधि से जुड़ी हुई है। अगर हमने इस पर काम नहीं किया तो हमें जल संकट का सामना करना पड़ेगा, जैसे पिछले साल चेन्नई में हुआ था। वो एक दर्दनाक दिन था जहां पीने का पानी भी नहीं था। इन एप्लीकेशन की बदौलत आप ये जान पाते हैं कि आप और आपका परिवार रोजाना कितनी मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाला हर परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी फोन पर हासिल की जा सकती है। प्रत्येक अपार्टमेंट ब्लॉक अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करता है। अगर नल या पाइप लीक होता है तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। वेस्टेजेस, लीकेजेस, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड। पानी की बर्बादी से लेकर लीकेज तक सभी की इस ऐप और वेब डैशबोर्ड से जानकारी मिल सकती है। वाटर क्वालिटी इन अ सिंगल कंप्लीट वन यूनिट इन बोथ एन ऐप एंड वेब डैशबोर्ड्स। So sustainability to पानी की समस्या तभी सुलझ सकती है अगर इसमें आपका फायदा है। आप 50% पानी बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। But when we save 50%, यानी अगर आप 30 से 50% भी पानी बचाएंगे तो आपके 1,000 रुपए महीना बचेगा। ये निश्चित रूप से पानी को बचाने में मदद करेगा और लोगों का नजरिया बदलेगा। which finally leads to saving minimum 1,000 rupees per month. कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। अगर आप वादी कश्मीर की दिलकश आवाज हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकल मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। बराए मेहरबानी YouTube का लिंक शेयर ना करें। वाज़ेह रहे, फिल्मी नगमों को शामिल नहीं किया जाएगा। कश्मीरी फोक को तरजीह दी जाएगी। कश्मीर के सितारे का हिस्सा बने और अपनी आवाज को बुलंद परवाज दीजिए।
अपने वीडियो के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर जरूर लिखें। इस बात का खास ख्याल रखें कि वीडियो 2 मिनट से ज्यादा का ना हो। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला है, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला ओ कदिया मिल सावल यार वे, कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सावल यार वे। एवे रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, एवे रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, कोई अपना होवे ते दुख सुख वड़दा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वड़दा, किसी गैर ते करिए की मान सजना, कदी साडा भी तां बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, एवे रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। निगारो चन हुस्नन करिंदेवान कत्या, गमछी आशक फलवा बनित मस्तान कत्या, निगारो चन हुस्नन करिंदेवान कत्या। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं जमात में फेल हो चुके तलबा को ग्रेस देकर पास करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं जमात के नाकामयाब तलबा को हुकूमत ने ग्रेस देकर पास किया है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर शमाइल अहमद ने मरकजी हुकूमत से मांग की है कि सीबीएसई के तलबा को भी पास किया जाए ताकि फेल होने वाले तलबा भी कोरोना की मुद्दत में राहत की सांस ले सके। मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी से मैं मांग करता हूं कि जो बच्चे क्लास 10th एंड 12th में कंपार्टमेंटल लाए हैं उनको डायरेक्ट प्रमोशन दे दिया जाए, क्योंकि पहले भी 10th 12th के बच्चों का एग्ज़ामिनेशन कुछ पेपर का नहीं हुआ था और इस कोरोना महामारी की वजह से उन्हें प्रमोशन दे दिया गया था। तो इस समय फिर से उनका कंपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन लेके पास करना, मुझे लगता है कि ये उन बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। मानसिक तौर पे वो अभी परेशान हैं और इस समय पूरा देश परेशान है कोरोना को लेकर के, इसलिए आपकी सहयोग की ज़रूरत है। बिहार हुकूमत सैलाब मुतासरीन को मदद करने के मामले में पूरी तरह से नाकाम हुई है, ये कहना है एमआईएम का। एमआईएम ने इल्जाम लगाया है कि सूबे में डबल इंजन की हुकूमत के बावजूद इससे सैलाब का कोई मुस्तकबिल हल अब तक नहीं निकल सका है। उधर सीमांचल
मिथिलांचल और सारण के इलाके में सैलाब अपना कहर बरपा कर रही है, जबकि मौजूदा हुकूमत सिर्फ बयानबाजी में मसरूफ है। MIM ने मुतालबा किया है कि सैलाब मुतासरा लोगों की फौरी मदद की जाए, साथ ही सैलाब के मसले का मुस्तकबिल हल निकाला जाए। स्थिति है जो सीमांचल हो या मिथिलांचल हो या चंपारण हो या गोपालगंज हो, जो बाढ़ की जो भयावह स्थिति है, इससे पता चलता है कि नीतीश जी 15 साल में क्या काम किए, इससे समझ में अभी तक नहीं आता है। अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, बिहार में नीतीश जी हैं, सुशील मोदी की जोड़ी है। जो बाढ़ की तबाही है उसमें खासकर सीमांचल, मिथिलांचल और सारण के प्रमंडल को जो सरकार नेगलेक्ट की हुई है, आप जाकर देखिए, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज है, लोग किस तरह घरों में पानी आ गया, बाढ़ की क्या तबाही हो गई। सरकार सिर्फ जो मुआवजा देने की बात करता है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए ना। सीमांचल के पास महानंदा बेसिन का एक प्रोजेक्ट है, उसकी लड़ाई हम लड़ना है, सीमांचल को महानंदा बेसिन मिलना चाहिए। उसके अलावा उसके बाद जो बाढ़ की जो नेपाल से पानी आता है, इसके लिए कुछ तो नीतीश जी ठोस कदम उठाएं। केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बाढ़ से परमानेंट निदान की बात करते हैं, आखिर अखबार से या मीडिया में कब तक नीतीश जी। बिहार में सैलाब ने 16 जिलों में तबाही मचा रखी है। 66 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। नदियों में तुगयानी की वजह से कई गांव पानी में डूब चुके हैं। इंतजामिया की तरफ से सैलाब मुतासिर इलाकों में हर तरह से राहत पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। वहीं नशेबी इलाकों के लोगों का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में वज़ीर आला BS येडियुरप्पा, मुस्लिम सियासी लीडरों, उलमाए कराम ने ताज़ियत पेश की है। उनके इंतकाल को न सिर्फ वक्फ इदारों बल्कि मुल्क और मिल्लत के लिए एक बड़ा नुकसान समझा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 65 साला डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ का कल बेंगलुरु के निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया था। पहले भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन 2.5 साल तक रहे, फिर उसके बाद दोबारा आपको चेयरमैनशिप का ओहदा अल्लाह रब्बुल जुल जलाल ने अता फरमाया। 1 साल से इस ओहदे पर आप फाइज थे। इसी दौरान आप हमसे रुखसत हुए हैं। यकीनन आपका रुखसत होना मेरे लिए भी और पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए और इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सानिहा है, क्योंकि अच्छे इंसान जो दूसरों के काम आने वाले हों और दूसरों का ख्याल रखकर जीने वाले हों,